नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा प्रत्यय। क्या नाम होगा? प्रत्यय। प्रत्यय टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो प्रत्यय पहले पढ़ रखा आपने? कभी पढ़ा हुआ है? ये बताओ मुझे कि प्रत्यय कहते किसे हैं? अच्छा, जो लास्ट में लगते हैं, जो अंत में लगते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखो, इस शब्द को अगर हम टुकड़ा करते हैं, इसका प्रतिधन अय होता है। क्या होता है? प्रतिधन अय होता है। प्रति का मतलब लिया गया है यहाँ पर पीछे से। प्रति का अर्थ क्या है यहाँ पर? पीछे। अय का मतलब है आना। तो प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा? पीछे आना। देखिए, एक शब्द पढ़ते हैं हम, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ते हैं। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ना होता है। शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं हम। और इसके आधार पर चार प्रकार के, मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर तो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक होते हैं, और एक योग रूढ़ होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं ना। अब इसमें अगर हम देखें यौगिक शब्दों में, तो यौगिक शब्दों में चार टॉपिक आते हैं। कितने आते हैं? चार। और चार कौन सा आता है? एक तो संधि आता है, एक समास, और एक उपसर्ग, और एक आता प्रत्यय। ये चार आते हैं। इसमें से आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रत्यय पढ़ रहे हैं। और प्रत्यय का हमने खंड किया तो प्रतिधन अय हो गया। प्रति शब्द में अगर संधि पूछी जाए आपसे कि इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें संधि हो रही है यण संधि। कौन सी? यण संधि का उदाहरण है ये। यण स्वर संधि का उदाहरण है। इतना तो जानते ही हो आप। और यण स्वर संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें शब्द में? ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है? यह हो जाता है हलंत वाला। वो वाला नियम इसमें काम कर रहा है, असमान स्वर। अब ध्यान दीजिए, प्रत्यय के ये तो हो गया इस शब्द का पोस्टमार्टम के, इस शब्द को कैसे इसका खंड करते हैं, इसका कैसे क्या अर्थ होते हैं। अब जो संधि टॉपिक पढ़ते हैं हम, तो संधि तो है वर्ण स्तर का टॉपिक। किस स्तर का है? और समास है, ये शब्द स्तर का टॉपिक है। इस स्तर का है। और शब्द को ही हम वाक्य में प्रयोग कर देते तो क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो समास तो शब्द या पद स्तर का टॉपिक है, और संधि वर्ण स्तर का टॉपिक है। और ये जो उपसर्ग पढ़ाया था मैंने आपको, तो उपसर्ग है शब्दांश स्तर का टॉपिक। शब्द नहीं, शब्दांश स्तर का टॉपिक है। तो प्रत्यय भी कौन से स्तर का टॉपिक हुआ? शब्दांश। तो प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ध्यान रखना। तो आप ये कुछ बातें हैं, इनको आप लिख लो। पहले तो प्रत्यय का टुकड़ा कर लो आप। प्रति प्लस अय, प्रति मतलब पीछे, अय मतलब आना, और यण स्वर संधि का उदाहरण है ये। किसका है? यण स्वर संधि का उदाहरण है। इतना आपने लिख लिया? ओके। अब हम इसमें ये लिखेंगे कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? देखो, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। और उपसर्ग में भी मैंने आपको ये लिखा होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। आपके माइंड में एक चीज बिठा लेनी है आपको, तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग पहले आते हैं और प्रत्यय बाद में आते हैं। अब देखो, अगर इस प्रत्यय शब्द का विलोम शब्द देखें हम, इसका विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रत्यय शब्द का विलोम शब्द आप उपसर्ग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उपसर्ग कर सकते हो। तो लिखो, प्रत्यय शब्द का विलोम शब्द उपसर्ग होता है। अब प्रत्यय की परिभाषा बनाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो देखो, या तो ये किसी शब्द में जुड़ते हैं, नहीं तो फिर शब्दांश में जुड़ते हैं। इसमें जुड़ते हैं, शब्दांश में जुड़ते हैं। और अंत में, शुरुआत में जुड़ेंगे कि लास्ट में जुड़ेंगे?
लास्ट में जुड़ेंगे, तो ये भी खुद भी शब्दांश होते हैं, होते कि नहीं होते? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर इस शब्द या शब्दांश में परिवर्तन कर देते हो। क्या कर देते हो? परिवर्तन कर देते हो। और ये जो परिवर्तन करते हैं, ये पूरा परिवर्तन भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? आंशिक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। कैसा भी परिवर्तन हो सकता है। और इन शब्दांशों को हम क्या बोलेंगे फिर? प्रत्यय बोलेंगे। तो प्रत्यय की परिभाषा लिखो। ऐसे शब्दांश ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द पब्लिक शब्दांश के अंत में जुड़कर उस शब्द अथवा शब्दांश में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन कर देते हो, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर उस शब्द या शब्दांश में पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन कर देते हो, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां शब्दांश का मतलब क्या है? यहां शब्दांश का मतलब है उपसर्ग। शब्दांश का मतलब क्या है? उपसर्ग। भाई उपसर्ग और प्रत्यय जुड़कर भी कई बार शब्द बनता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा उपकार, क्या लिखा है? उपकार। तो उप तो उपसर्ग है और कार क्या है? प्रत्यय है। जिस सवर्ण में कार जोड़ा तो स्वर्णकार शब्द बन गया। तो ऐसे प्रत्यय और उपसर्ग दोनों जुड़कर भी नया शब्द बन सकता है। ओके। और जो ये शब्द से तात्पर्य क्या है यहां पर? तो यहां शब्द से तात्पर्य है कोई संज्ञा शब्द हो सकता है, कोई सर्वनाम का शब्द हो सकता है, कोई विशेषण का शब्द हो सकता है, और नहीं तो कोई अव्यय हो सकता है। अव्यय को हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और या फिर कोई क्रिया हो सकती है। अब क्रिया में तो डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं, हमेशा प्रत्यय जुड़ता है क्रियांश में। इसमें जुड़ता है क्रियांश में, और क्रियांश को हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा एक और बनती है का ऐसे शब्दांश जो किसी शब्दांश या संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय क्रियांश इनके अंत में जोड़कर परिवर्तन कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। हाँ, शब्द का मतलब क्या है यहाँ पर? तो आपने जहाँ शब्द लिखा है ना, उसको आप मतलब वो कर सकते हैं। हाँ, शब्द लिख के, शब्द का मतलब यहाँ पे ये है। इस परिभाषा को और विस्तृत आप कर सकते हैं। कर लोगे ना? और जहाँ शब्दांश लिखा उसका मतलब उपसर्ग है। और मेरा कहना मानो तो आप इसको बना लो, मतलब शॉर्ट में इसको लिख लो, जिससे ठीक रहेगा, आपके माइंड में सदैव के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्ट में है ना, क्योंकि परिभाषा तो मैंने आपको लिखा ही दी।
अब देखो, प्रत्यय में होता क्या है कि प्रत्यय के जो नियम बना रखे हैं वैयाकरणों के द्वारा वो 100% लागू नहीं होते हैं। कुछ व्यवहार में शब्दों को किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है उनको भी पढ़ना होता है। व्यवहारिक ज्ञान भी होना हमें जरूरी है। केवल ये नहीं है कि नियम बता दिया उस नियम के अनुसार ही ऐसा शब्द होता है, व्यवहार में वो शब्द कैसे प्रयुक्त होता है उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब प्रत्यय जोड़ने का एक और नियम है, लेकिन वो सभी में लागू नहीं होता है। जैसे जैसे सेठ में हमें आनी प्रत्यय जोड़ना है। सेठ में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? आनी प्रत्यय जोड़ना है। तो आपको अच्छी तरह पता है शब्द क्या बनेगा? सेठानी बनेगा। क्या बनेगा? सेठानी। अब देखो, ये जो सेठ शब्द है इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? तो सबसे पहले इसमें, भाई इसमें भी तो ऐ स्वर छुपा हुआ है। तो सबसे पहले तो जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है उस शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसको स्वर रहित करना होता है। क्या करना होता है? और फिर उसमें आनी प्रत्यय जोड़ोगे, तब जाके शब्द क्या बन जाएगा? सेठानी बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है, ये तो प्रत्यय, ये तो कुछ शब्दांश है। अब ये जो इधर जो आया ना, ये शब्द भी हो सकता है और शब्दांश भी हो सकता है। तो जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है उस शब्द का अंतिम वर्ण को स्वर रहित करना होता है, जैसे हमने किया इसमें। ओके। जैसे एक बात तो ये समझनी है आपको, और कुछ कुछ में क्या होता है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है इतिहास। क्या लिखा है? इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ना है। तो एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रत्यय जोड़ने का सर ने नियम बताया था कि जिसमें जोड़ते हो उसका अंतिम वर्ण को क्या कर दो, पहले स्वर रहित कर दो और उसमें जोड़ दो एक। तो आपके हिसाब से तो फिर क्या होना चाहिए? नहीं, ऐतिहासिक शब्द बनेगा। क्या बनेगा? सर हमने तो ऐतिहासिक सुना ही नहीं, हमने तो शब्द ऐतिहासिक सुना है। आप गलत लिख रहे हो, मैं मेरी जगह पर अभी तक तो सही लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या सर सही ये होता है या फिर ये वाला होता है? या आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है? तो ऐतिहासिक। अब ध्यान देना, ये जो ई है ना, एक नियम है, आगे मैं लिखाऊंगा वो नियम क्या है। कुछ प्रत्यय स्पेशल प्रत्यय होते हैं कि वो स्पेशल प्रत्यय जुड़ते हैं तो ई आई में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अ और आ में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? आ में। और ऊ और ऊ ओ में बदल जाते हैं। आऊ में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? आऊ में बदलते हैं। उसमें नहीं बदलते। और अगर री आता है तो री का आर हो जाता है। क्या हो जाता है? आर। तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण अगर अ या आ है तो किस में बदल जाएगा? आ में। ई है तो किस में बदलेगा? आई में। ऊ है तो किस में बदलेगा? औ में। और री है तो किस में बदलेगा? आर में। जैसे ध्यान देना, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, भूगोल। मैं एक प्रत्यय जोड़ रहा हूं, एक स्पेशल प्रत्यय मान लीजिए आप। कुछ प्रत्यय होते हैं स्पेशल, उनके जुड़ने से जो जिस शब्द में जुड़ते हैं उसके पहले वर्ण में परिवर्तन होता है। तो मैं खुद बता रहा हूं कि एक स्पेशल प्रत्यय है, ये मानो आप। मैं बता दूंगा स्पेशल प्रत्यय कैसे। स्पेशल से मतलब एक विशेष प्रत्यय है। तो बताओ, सबसे पहले तो शब्द जोड़ मतलब प्रत्यय जोड़ने की पहली शर्त क्या है?
कि जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है उसका अंतिम वर्ण को स्वर रहित करो। तो हमने कर लिया, भूगोल को कर लिया, फिर एक प्रत्यय जोड़ दिया इसमें, तो शब्द तो बनना चाहिए था कौन सा? भूगोलिक बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए? भूगोलिक बनना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी बताया कि अगर स्पेशल प्रत्यय आ जाता है, कुछ विशेष प्रत्यय आ जाता है, तो पहले वर्ण में भी परिवर्तन होता है। तो पहला वर्ण कौन सा, भ में कौन सा स्वर छुपा हुआ बताओ? ऊ छुपा हुआ है। तो ऊ का क्या बनता है बताओ? औ बनता है। तो भ में क्या जोड़ दो, अब औ जोड़ दो, तो शब्द हो जाएगा क्या? हऊ गो लिक। आपसे पूछा जाए भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। कौन से शब्द में जुड़ा है? भूगोल में। किसमें जुड़ा है? भूगोल में इक प्रत्यय जुड़ा, जब जाके क्या बना है? भौगोलिक बना है। कैसे? ये मतलब ये ऊपर वाला और ये वाला, ये गलत है ना, ये सही है। ये गलत है और ये सही है। नीचे वाला आएगा ही नहीं, ये तो मैं वैसे बता रहा हूं आपको, मतलब सिखा रहा हूं। ये कभी भी नहीं आ सकता, अगर आता भी तो गलत है ये, मतलब बनेगा यही। तो यही तो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे। तो आपने अभी तक तो ऐसा लिखा है कि भाई प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, एक सामान्य जानकारी आपने लिख ली है। अब प्रत्यय जोड़ने के मैं नियम बता रहा हूं, लेकिन सदैव लागू नहीं होते ऐसे नियम। तो लिखो, ऐसे लिखो, जब भी किसी शब्द में, जब भी किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है, जब भी किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो उस शब्द के अंतिम वर्ण को, अंतिम वर्ण को स्वर रहित करना होता है। स्वर रहित करना होता है। स्वर रहित करना होता है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, लेकिन कुछ स्पेशल प्रत्यय जोड़ते समय, लेकिन कुछ विशेष प्रत्यय जोड़ते समय, लेकिन कुछ विशेष प्रत्यय जोड़ते समय, विशेष प्रत्यय जोड़ते समय जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है, जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है, उसके पहले वर्ण में भी परिवर्तन हो सकता है। पहले वर्ण में भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। लिख लिया? ओके। आप एक काम करें, ये 2-3 उदाहरण लिख लो आप ऐसे, मतलब मैं अभी प्रॉपर तरीके से आपको प्रत्यय नहीं पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो इनके सबके भेद बताऊंगा, अलग अलग कौन से भेद होते हैं, कैसे बना है, लेकिन फिर भी समझने के लिए 2-3 उदाहरण लिख लो। एक तो ये लिख लो, सेठ में आनी जोड़ा तो सेठानी शब्द बनेगा, और कैसे इसको स्वर रहित किया आपने। लिख लिया? और इतिहास में एक जोड़ोगे तो ऐतिहासिक शब्द बनेगा।
हो गया। अब देखो, तो ये दो नियम लिख लिए थे आपने कि देखो मेरी बात सुनना, दोनों नियम मैंने बताया आपको कि जब भी आप किसी शब्द या शब्दांश में प्रत्यय जोड़ते हो तो उसका जो अंतिम वर्ण है उसको स्वररहित करना होता है। लेकिन कुछ विशेष प्रत्यय जोड़ते समय जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है उस शब्द का पहला जो वर्ण होता है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना, ये बात आप आपके माइंड में बिठा कर रखना। अब देखो, प्रत्यय के भेद या प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय के भेद या प्रकार। अभी तक आपने केवल ऐसा पढ़ा है कि कोई भी शब्द हो गया, जैसे इतिहास में इक आ गया तो इक है, लेखक में अक हो गया प्रत्यय। लेकिन पहले हम इसको वर्गीकृत करते हैं कि भाई कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप, प्रत्यय के प्रकार या भेद। प्रत्यय के प्रकार या भेद। प्रत्यय के प्रकार या भेद। सुनना, प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय। कौन सा होता है? कृत प्रत्यय। और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। एक तो कृत प्रत्यय होता है और दूसरा कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। जो कृत प्रत्यय हैं इसके भी उपभेद होते हैं। कर्तृवाचक, हाँ दो ही बताने हैं आपको, तो मुख्य तो दो ही होते हैं। जैसे क्रिया क्रम के आधार पर कितनी होती है? दो ही होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो ऐसे हमें प्रत्यय की बात आ जाए तो प्रत्यय दो ही होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। लेकिन इनके भी तो उपभेद हो सकते हैं फिर। जैसे कर्तृवाचक, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्ण वाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और करणवाचक। ठीक है। और एक होता है भाववाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय। और एक होता है विशेषण बोधक, या फिर क्रिया बोधक लिख देता हूं। क्रिया बोधक कृत प्रत्यय। और एक होता है विशेषण बोधक, विशेषण बोधक कृत प्रत्यय। देखो, कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक और विशेषण बोधक। और पूरा नाम क्या है इनका? जैसे इसका पूरा नाम क्या बनेगा? विशेषण बोधक कृत प्रत्यय। इसका क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय और कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। लिख लिया? ठीक है। अब दूसरे कौन से प्रत्यय होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय के उपभेद होते हैं। तो एक तो सेम ये का ये हो जाएगा, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। होगा कि नहीं होगा? एक हो जाएगा
भाववाचक तद्धित प्रत्यय। एक हो जाएगा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। एक हो जाएगा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। एक हो जाएगा अपत्यवाचक अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। और अपत्यवाचक को ही हम संतान बोधक भी कह सकते हैं। पूरा नाम क्या होगा इसका? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। एक होता है ऊनता बोधक तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है? ऊनता। एक होता है, इसी का दूसरा नाम मिलता है लघुता, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय। ऊनता बोधक और लघुता बोधक। एक होता है विशेषण बोधक, विशेषण बोधक। और एक होता है स्त्री बोधक। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। पूरा नाम क्या होगा इसका? स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। और एक होता है विशेषण बोधक तद्धित प्रत्यय। लिख लिया? अब देखिएगा, ये प्रत्यय किसके अंत में जुड़ते हैं? या तो शब्द के अंत में जुड़ेंगे या शब्दांश के अंत में जुड़ेंगे। शब्दांश का मतलब तो मैंने बता दिया, उपसर्ग। शब्दांश का मतलब क्या समझेंगे आप? यहां पर उपसर्गों के बाद में जुड़ेंगे या डायरेक्ट शब्द के बाद में जुड़ेंगे। तो शब्द देखो कौन कौन से हो सकते हैं। या तो संज्ञा शब्द हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकती है, या अव्यय हो सकता है। तो क्रिया कौन से अक्षर से शुरू होती, कैसे? क्रिया में तो डायरेक्ट प्रत्यय जुड़ेगा नहीं, पहले उसको क्रियांश बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्रियांश। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना तो क्या है? क्रिया है। अब इसको क्रियांश बनाओगे तो इसमें से क्या घटा दो? ना को हटा दो, तो क्या बचा? पढ़ जो बचा है वो क्या है? यहाँ पर क्रियांश है। तो हमेशा क्रियांश बनाने का एक ही तरीका है कि क्रिया में से ना हटा दो। और मैंने जब आपको क्रिया टॉपिक पढ़ाया था उस समय चर्चा भी की थी कि क्रियांश क्या होता है। पढ़ाया था ना? क्रिया पढ़ा दी ना मैंने आपको? ओके। तो देखो, तो ये क्रियांश के अंत में जुड़ते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो क्रियांश के अंत में जुड़ते हो, ऐसे प्रत्यय जो क्रियांश के अंत में जुड़ते हो, उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कृत प्रत्यय किससे कहते हैं? जो क्रिया ब्रैकेट में लिखना कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा, क्रियांश के अंत में जुड़ते हो, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रियांश के अंत में जुड़ते हो या क्रिया के अंत में जुड़ते हो। और कृत प्रत्यय के जुड़ने से, जैसे आपने एक शब्द लिया था यहाँ पर पढ़ाई, नहीं, ये पढ़ना क्रिया लिया था। क्या लिया था? पढ़ना क्रिया लिया आपने। अब इसको सबसे पहले क्या बनाओगे आप? क्रियांश बन गया। और इस क्रियांश में क्या जुड़ेगा? आई प्रत्यय जोड़ दो। क्या जोड़ दो? तो बताओ, आई प्रत्यय कौन सा है यहाँ पर? कृत प्रत्यय है। और पढ़ क्या है यहाँ पर? क्रियांश है। और पढ़ना क्या है? क्रिया है। अब कोई न कोई नया शब्द तो बनेगा। नया शब्द बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? पढ़ाई बनेगा। क्या बनेगा? पढ़ाई। सुनना कौन सा प्रत्यय जुड़ने से बना है? ये कृत प्रत्यय जुड़ने से बना है या तद्धित प्रत्यय जुड़ने से बना है? पढ़ाई शब्द कृत प्रत्यय। कौन सा? कृत प्रत्यय जुड़ने से बना है। तो जो नया शब्द बनता है उसको हम कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, इधर सोचो। देखो,
कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रियांश के अंत में आते हैं, क्रियांश के अंत में जुड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं कृदंत शब्द। क्या कहते हैं? तो कृदंत शब्दों का निर्माण या कृदंत शब्द कैसे बनते हैं? क्रियांश के अंत में कृत प्रत्यय के जुड़ने से कृदंत शब्द बनते हैं। और कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रियांश के अंत में प्रयुक्त होते हैं उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके अलावा जो भी बच गया, चाहे संज्ञा बचा हो, चाहे सर्वनाम बचा हो, चाहे विशेषण बचा हो, चाहे अव्यय, और अव्यय कोई अविकारी शब्द कहते हैं ना, क्यों क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रियांश के अंत में आते हैं। तो दोनों में अंतर हो गया। जो क्रियांश के अंत में आता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। और जो शब्द जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययों के अंत में आते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे ध्यान रखना, एक शब्द है विद्यार्थियों, लड़का। क्या शब्द है? लड़का। इसमें हमें ई प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है? ई प्रत्यय। मैं डायरेक्ट आपके सामने ई प्रत्यय दे देता और आपसे पूछता कि ई प्रत्यय कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, तो आप नहीं बता पाते, क्योंकि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का जो आप निर्णय लेंगे वो तब ले पाएंगे जब वो किसी के अंत में जुड़ रहा होगा। अब बताओ, यहां पर जो ई प्रत्यय जुड़ रहा है ये किसके अंत में जुड़ रहा है? लड़का के अंत में जुड़ रहा है। किसके अंत में जुड़ रहा है? लड़का के अंत में जुड़ रहा है। और लड़का के अंत में जुड़ रहा है तो लड़का शब्द क्या है? बताओ। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है? संज्ञा है। तो जो प्रत्यय संज्ञा के अंत में जुड़ते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं साहब। तो यहां पर जो ई प्रत्यय है ना, इसको हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय नाम देंगे इसको ना। अब जैसे लड़का शब्द है ना, ये संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है। और जब भी किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसका अंतिम वर्ण को स्वरहित करना होता है। तो लड़का में कौन सा अंतिम वर्ण कौन सा आ रहा? आ। क में से क्या हटा दो तो इस प्रकार हो जाएगा। और फिर आप क्या जोड़ोगे? इसमें ई प्रत्यय जोड़ोगे तो क में ई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? की बन जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा? लड़की बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लड़की। देखो, लड़का शब्द क्या है? संज्ञा। इसमें ई प्रत्यय जोड़ा है तो हमने प्रत्यय जोड़ने का नियम लगा दिया, उसको स्वरहित कर दिया। फिर ई प्रत्यय जोड़ा तो लड़की शब्द बन गया। तो ई प्रत्यय का नाम पूछ ले अगर आपसे तो तद्धित प्रत्यय। क्यों तद्धित प्रत्यय? क्योंकि ये संज्ञा के अंत में आया है। और जो नया शब्द बना है लड़की, इसको क्या बोलेंगे? बोलो। तद्धितांत शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? तद्धितांत शब्द बोलेंगे। ऐसा प्रत्यय तो नहीं पढ़ा होगा आज तक। प्रत्यय तो पढ़ा होगा लेकिन ऐसा प्रत्यय नहीं पढ़ा होगा। अच्छे अच्छे लोग हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं इसको। चलो, क्या लिखा है आपने लास्ट? प्रत्यय के प्रकार लिख लिए थे, इस टेबल को बना ली थी आपने। अब आप ऐसे लिखो, मतलब मैं दोनों की सामान्य परिभाषा लिखा देता हूं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं ना? लिखो। आई से प्रत्यय, आई से प्रत्यय जो क्रिया ब्रैकेट में क्रियांश, वैसे क्रिया में नहीं जुड़ता लेकिन क्रिया से क्रियांश बनता है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? क्रियांश। और क्रियांश को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु।
तो ब्रैकेट में लिख लो वहां पर ही, ऐ से प्रत्यय जो क्रिया ब्रैकेट में क्रियांश या धातु के अंत में जुड़ते हो। वैसे तो प्रत्यय तो अंत में आते, अंत में जुड़ते हो, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। नोट, कृत प्रत्यय के जुड़ने से, कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है, कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहते हैं। इसका एक उदाहरण लिखो सबसे पहले, पढ़ना प्लस आई। पढ़ना प्लस आई। अब पढ़ना तो क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है विद्यार्थियों? क्रिया है। तो मैंने बताया क्रिया में डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, पहले उसको क्रियांश बनाना पड़ेगा। और क्रियांश बनाने का तरीका बताया था मैंने। देखो, क्रिया में से ना घटा देते हैं तो क्या बचता है? क्रियांश बचता है, ध्यान रखना। और क्रियांश को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और अगर आप क्रियांश में ना जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ना, तो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाएगी। क्रियांश को धातु कहते हैं। तो आप ये वाला उदाहरण लिख रहे थे, ऊपर वाला। पढ़ना में क्या जोड़ना चाह रहे हो आप? आई जोड़ना चाह रहे हो। तो पढ़ना को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? पढ़ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पढ़ बनाया हमने, और फिर हम पढ़ते कौन सा जोड़ेंगे? आई। और फिर पढ़ बनाने के बाद में इसको स्वरहित करना पड़ेगा। जब भी जिस शब्द में जोड़ा जाता है तो उसके अंतिम वर्ण को क्या करना होगा? स्वर रहित करना होगा। तो शब्द बन जाएगा पढ़ाई। मतलब इस उदाहरण से हम केवल इतना सीखना चाह रहे हैं कि भाई क्रियांश के अंत में जुड़ रहा है ये प्रत्यय। बाकी आगे प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। तो देखो, पढ़ना क्या था यहां पर? क्रिया। पढ़ क्या है यहां पर? क्रियांश है। और आई क्या है यहां पर? प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। लिख लेना आई, इसको आई को रेखांकित करके कृत प्रत्यय यहां पर। और इस कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बना है वो कौन सा बना है? पढ़ाई। इसको क्या बोलेंगे हम? कृदंत शब्द बोलेंगे। लिख लेना, कृदंत शब्द। तो कृदंत शब्दों कैसे बनते हैं? कृदंत शब्द कैसे बनते हैं? क्रियांश में कृत प्रत्यय के जुड़ने से कृदंत शब्द बनते हैं। समझ गया ना इस बात को? ओके। अब अगली परिभाषा लिखो आप। मैंने कृत प्रत्यय की परिभाषा लिखा दी आपको, है ना? अब लिखो, आई से प्रत्यय, आई से प्रत्यय जो क्रिया ब्रैकेट में क्रियांश के अंत में नहीं जुड़कर, नहीं जुड़कर संज्ञा अल्पविराम यानी कोमा, सर्वनाम कोमा, विशेषण, संज्ञा लिखा हुआ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और अव्यय। और अव्यय के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अविकारी शब्द में जुड़ते हो, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित, नोट नोट नोट, अब सुनना मेरी बात। इस तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनेगा उसे क्या बोलेंगे? तद्धितांत शब्द बोलेंगे। लिखिएगा,
तद्धित प्रत्यय जुड़ने से, तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत शब्द कहते हैं। वो लिखा हुआ तद्धितांत। इसका एक उदाहरण लिख लो आप, ये वाला ही रहेगा। तो देखो, लड़का शब्द क्या है? संज्ञा। इसमें हमें ई प्रत्यय जोड़ना है, तो सबसे पहले तो इसको लड़क करना पड़ेगा, स्वरहित करना पड़ेगा अंतिम वर्ण को, फिर ई जुड़ेगा, जब जाके लड़की शब्द बनेगा। लड़की शब्द बना तो इसको तद्धितांत शब्द बोलेंगे हम। तो क्या बोलेंगे? तद्धितांत शब्द। और ई जो है यहाँ पर, ये तद्धित प्रत्यय है। ई कौन सा है यहाँ पर? तद्धित प्रत्यय, ध्यान रखना। लिख लिया? लिखो, एक पहचान और लिख लो, मतलब नोट डाल के लिख सकते हो आप। देखिएगा, कुछ विशेष प्रत्यय, कुछ विशेष प्रत्यय जोड़ते समय कुछ विशेष प्रत्यय जोड़ते समय जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है, जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ा जाता है, उस शब्द का पहला, उस शब्द का पहला वर्ण, उस शब्द का पहला वर्ण निम्नानुसार परिवर्तित हो जाता है। निम्नानुसार परिवर्तित हो जाता है। देखो, अगर पहला वर्ण अ या आ है तो किस में बदल जाएगा? आ में। और पहला वर्ण ई या ई है तो किस में बदलेगा? आई में। ऊ है तो किस में बदलेगा? औ में। और री है तो किस में बदलेगा? आर में। र कैसा आएगा? हलंत वाला। हाँ लिखो। लिख लिया? लिख लो, इसमें जो स्पेशल प्रत्यय है उसमें ये वाला लिख सकते हो आप। सुनना, अ ई य ए इक इकी अक और ई, ये लिख लो। सुनना मेरी बात, देखो, अगर अ ई ए इक इकी अक और ई प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो इनको विशेष प्रत्यय माना गया है, स्पेशल प्रत्यय माना गया है। इनको क्या माना गया? विशेष प्रत्यय। इनको जोड़ते हैं तो कुछ नियम परिवर्तित हो जाते हैं। नियम परिवर्तित का मतलब जिस शब्द में जोड़ा जा रहा है उसका पहला वर्ण क्या किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। और ई किस में बदल जाता है? आई में। ऊ किस में बदल जाता है? औ में। और री किस में बदल जाता है? आर में बदल जाता है। जैसे एक दो उदाहरण लिखा दो इसका। देखो, कवि शब्द है। कवि में अगर आप ये जोड़ना चाहते हो, क्या जोड़ना चाहते हो? ये जोड़ना चाहते हो, ठीक है। अब कवि में अगर ये जोड़ना चाहते हो तो सबसे, चलो मैं अलग से ले लेता हूं इसको। कवि शब्द लिया हमने,
कवि में ये प्रत्यय जोड़ा हमने, कौन सा जोड़ा है? ये प्रत्यय। मैं खुद बता रहा हूं भाई, ये प्रत्यय होता है, एक विशेष प्रत्यय में काउंट होता है। अब प्रत्यय जोड़ने की पहली शर्त क्या है? अंतिम वर्ण को क्या करो? स्वर रहित करो पहले तो वह कैसा हो जाएगा? ये स्पेशल प्रत्यय है तो पहले वर्ण में भी परिवर्तन करना होगा। अब पहले वर्ण में कौन सा वो आ रहा है? अस्वर आ रहा है, तो अ किस में बदलेगा बताओ? आ में बदल जाएगा। तो क में आ जुड़ा तो क्या हो जाएगा बताओ? का। वह कैसा आपके पास? आधा। बाद में क्या है? ये शब्द क्या बन जाएगा? काव्य। आपसे पूछा जाए काव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये कौन से शब्द में ये प्रत्यय जुड़ा जब जाके काव्य शब्द बना है? कवि में। अब रुको 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 अभी। अब बताओ, ये जो कवि शब्द है ये क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है, या संज्ञा है, अव्यय है, क्या है ये? क्रिया है क्या ये बताओ? अब तो क्रिया तो नहीं है ना, तो कृत प्रत्यय में तो नहीं जा सकता। और उसके अलावा जो भी बच जाते हैं वो सारे किस में जाएंगे? तद्धित में जाएंगे। चाहे संज्ञा, हमारे समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मतलब संज्ञा एक, सर्वनाम एक, विशेषण, अव्यय हमें नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, लेकिन क्रिया तो नहीं है, तो कृत प्रत्यय तो हो नहीं सकता। लड़ाई केवल किसकी है? तो हम इसको कौन सा प्रत्यय बोल सकते हैं? तद्धित प्रत्यय नाम दे सकते हैं, दे सकते हैं। और इस तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से नया शब्द बना है, कौन सा? काव्य। तो इसको नाम क्या दे सकते हैं हम? तद्धितांत शब्द नाम दे सकते हैं। समझ गए? लिख लो इसको। हाथ दुख गए? ज्यादा थोड़ी लिखा है तो आज तो। इस बैच में मैं बोल बोल कर ज़्यादा लिखवा रहा हूँ, बाकी अगला जो बैच आएगा उसमें ज़्यादातर मैं लिखा करूँगा खुद, लेकिन मैं लिखूंगा तो उसमें और ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन बच्चों की मांग है कि सर आप थोड़ा मतलब बोला कम करो, करो लिखा ज़्यादा करो। लेकिन उसके रूप में मैं आपको बुक दे रहा हूँ ना, पूरी बुक में लिखा हुआ है ना सब कुछ। डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन पढ़ा हुआ रहेगा ना फिर सब समझ में आ जाएगा। पहले डायरेक्ट बुक समझ में नहीं आती है, पहले अगर आपने पढ़ा हुआ मेरे से, तो जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ लिया ना और मेरी बुक पढ़ ली ना, उसको जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इतनी गारंटी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे ना, बाकी कल चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।